हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। नया टॉपिक है। वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा। तो जो हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, इनको शो करना है। तो इनको शो करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जैसे हो जाएगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। जिनको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। एग्जांपल तुम्हें पता है, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क, एनर्जी। इन सबको शो करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटीज होती है, उन्हें शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो रिक्वायर्ड होता ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, ये क्या होती है, सिंपल अलजेब्रा वाले रूल फॉलो करती है। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो नॉर्मल हमारी अलजेब्रा होती है उसमें जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सब इसके अंदर होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज ओबे सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के सिंपल रूल्स होते हैं, उनको ओबे करती है ये स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमें मास भी ले सकते हैं, चाहे तो एग्जांपल टाइम ले सकते हैं। जैसे मास है एक 2 kg है, ठीक है। सपोज 2 kg वाटर है, उसमें तुमने 3 kg वाटर और ऐड कर दिया तो टोटल हो जाएगा 5 kg। तो इसमें सिंपल एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल डिवाइड करना है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। दूसरी जो होती है वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वेक्टर में क्या होता है, it requires both magnitude as well as direction। तो मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होगा और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। They obeys रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा मतलब इनके सर्टेन रूल्स होते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के सर्टेन रूल्स होते हैं। उन रूल्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको हम चाहो तो हम वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देंगे इसके, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा। तो इसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा। जैसे फोर्स, चाहो तो तुम फोर्स के एग्जांपल से समझ सकते हो। इस बॉक्स को मुझे उस तरफ मूव करना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर्टेन इसी डायरेक्शन में मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बॉक्स इस तरफ जाएगा। ये बॉक्स जो है ये इस डायरेक्शन मूव अप करेगा। जब मैं सर्टेन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये इस तरफ मूव करेगा। तो फोर्स के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है। तो डायरेक्शन आता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्शन आता है, वेलोसिटी भी डायरेक्शन है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तभी ये कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल हो गए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? जैसे पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर क्वांटिटी को।
ऐसे लिख देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिंपल एरो से। एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर को इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका हेड, एरो हेड, ये हो जाएगा टेल। तो इससे एरो हेड से हमें पता चलेगा तो डायरेक्शन क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो ऐसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड की। लेंथ ऑफ एरो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो दोनों चीज आ गई। लेंथ शो करेगी इसको मैग्नीट्यूड को, ज्यादा लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेंथ कम है मैग्नीट्यूड कम है। और एरो से हमें पता चल जाएगा उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जा रहा है वेक्टर, ठीक है। इसका हम सिंबल कैसे लिखेंगे वेक्टर का? तो वेक्टर का सिंबल लिखते हैं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर, इसको लिखना है, इसका नाम ए। तो इसके ऊपर अब ऐसे हम छोटा सा एरो लगा देंगे, वो इसी तरह भी लगा रहता है वेक्टर। भले वेक्टर इधर जा रहा हो तब भी ऐसे ही लगाना है, वेक्टर इधर जा रहा हो तब भी ऐसे ही लगाना है, वेक्टर इधर जा रहा हो तब भी ऐसे ही एरो लगाना है तुम्हें। तो वेक्टर को शो करेंगे हम उसको सिंबल, तो उसको लेटर लिखेंगे अल्फाबेट और उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन लगा देंगे। या फिर किसी किसी बुक में तुम्हें ऐसे बोल्ड लेटर्स में भी मिलेगा, अलग से बोल्ड लेटर बना होगा। तो बोर्ड पर तो बोल्ड लेटर थोड़ा बनाना, या कॉपी में बोल्ड लेटर बनाने में टाइम लगता है, हमें उसको डार्क करना पड़ेगा बना बना के। तो बोल्ड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह सिंपल ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से इसका सिंबल लिख सकते हैं वेक्टर का, बोल्ड लेटर से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब ज्यादा लग, जैसे तुम्हें फोर्स शो करना है तो 10 न्यूटन अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, 20 करना है तो जो डबल कर दूंगा लेंथ, 40 करना है तो और ज्यादा बढ़ा दूंगा इसका एरो का लेंथ। लेंथ कम है मैग्नीट्यूड कम है, लेंथ ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और ज्यादा कर दिया लेंथ, मैग्नीट्यूड और ज्यादा हो गया। तो लेंथ से हमें पता चल जाएगा, जैसे 2-3 वेक्टर बने हुए हैं हमारे पास, एक की लेंथ कम है मतलब उससे पता चल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कम है, दूसरे की लेंथ ज्यादा बनी हुई है मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ऐसे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हम पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब होता है a vector which has a starting point or a point of action। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, या फिर उसका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ले सकते हो फोर्स को ले सकते हैं। जैसे पॉइंट है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो डायरेक्शन होगी फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट कर रहे इधर जा रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन सबको हम बोल सकते हैं ये क्या है, पोलर वेक्टर। मतलब इनमें एक जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं या जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इनका एक डायरेक्शन होगा, ऐसे एरो से शो कर देंगे, ये पोलर वेक्टर्स होंगे। दूसरा हो जाएगा एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। एक्सियल वेक्टर जहां पर यूज में लेते हैं जहां पर बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, और रोटेटिंग इफेक्ट जहां पर होता है तो वहां पर कुछ वेक्टर्स होते हैं, तो उन वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स बोल सकते हैं। और उनकी जो डायरेक्शन होती है उनको बताते हैं कैसे होगी डायरेक्शन। वेक्टर्स विद रोटेटिंग इफेक्ट ऐसे लिखते हैं, called axial vectors। and their direction, इनकी डायरेक्शन जो होगी is always
along the axis of rotation। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ये एक्सिस होगी, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पर टॉर्क लगता है, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ये सब जो है हमारे वो एक्सियल वेक्टर्स हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, इसको हम आगे फर्दर चैप्टर से पढ़ेंगे, उनमें पढ़ेंगे इन सब चीजों को। एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, तो इनकी डायरेक्शन जो होती है एक्सिस के अलोंग होती है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन। मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सिस के अलोंग होगी, एक्सेलरेशन ऐसे रोटेट कर रहा है सपोज ऑब्जेक्ट, इन सबकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग भी होगी, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये एक्सियल वेक्टर्स हो जाएगी। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मोमेंटम है, वो सब पोलर वेक्टर, और ये जहां पर रोटेटिंग इफेक्ट आ जाएगा तो उनसे रिलेटेड जो क्वांटिटीज होगी, फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम एक्सियल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पर आ जाते हैं। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मतलब सब कुछ इक्वल, सब कुछ मतलब वेक्टर में दो ही चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स है या उनसे ज्यादा है, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। इफ टू और मोर वेक्टर्स हैव same magnitude and direction, magnitude भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, then they are called equal vectors। उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। जैसे तुम्हें ग्राफिकली शो करना है तो इक्वल वेक्टर्स को ऐसे बना सकते हैं, एक वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी ऐसे, इसी के पैरेलल बी वेक्टर, और लेंथ भी सेम। तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए और बी जो है वो एकदम इक्वल है, जितना ए है उतना ही बी है, ए और बी दोनों सेम होंगे। और वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं हम, ऐसे पैरेलली ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इस वेक्टर को उठाकर मैं यहां बना सकता हूं बी को, तभी ए और बी सेम रहेगा, ठीक है। ये बी यहां पर हो जा सकता हूं, या फिर इस बी को उठाकर मैं ऐसे भी यहां भी बना सकता हूं, डायरेक्शन वही रखनी है, इसी के पैरेलल बनाना है, ठीक है। उठाकर यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो इसे उठाने पर वेक्टर चेंज नहीं होता। तो पैरेलल ट्रांजिशन अगर होता है किसी वेक्टर का, तो पैरेलल ट्रांजिशन से उस वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी सही है। तो ए को मैं बी को यहाँ उठा सकता हूँ, ए को उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, ए और बी अभी भी सेम होंगे, वेक्टर्स वही रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो आगे हम ऐसा करेंगे, किसी भी वेक्टर को उठाकर दूसरी जगह रख देंगे, बस ध्यान रखना उसकी लेंथ चेंज नहीं करेंगे और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ऑपोजिट वेक्टर, फोर्थ। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट ऑपोजिट
इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, देन दे आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। उनको क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे हो जाएगा एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है ए वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर बनाना है मुझे, तो लेंथ उतनी रखूंगा, बस डायरेक्शन चेंज कर दूंगा अपोजिट, इधर एरो इधर बना देंगे, ये बी वेक्टर, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको ऐसा लिखेंगे हम, ध्यान देना, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, बट यहां पर क्या शो करूंगा? माइनस साइन। तो माइनस साइन से मुझे क्या पता चलेगा? माइनस साइन से मुझे पता चलेगा कि ए और बी की डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है, ए उस तरफ है, बी इधर है। तो ध्यान रखना, ये वेक्टर्स ऐसे माइनस साइन लगा दिया तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जीरो वेक्टर, और इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हैं हम। वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। इट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो इसको हम यहाँ पर क्या होता है, यहीं से बना सकते हो, कैसे? ए और बी को ऐड कर दो। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी था, इस बी को अगर मैं इधर लाऊंगा, चलो बी नहीं लिखते, इसको ए ही लिख देते हैं। तो ये ए वेक्टर है, उसमें क्या कर रहा हूं मैं? माइनस ए वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। ए में माइनस ए को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो में हम ऐसे लिखेंगे जीरो वेक्टर को, जीरो, फिर उसको वेक्टर का साइन लगाएंगे, खाली जीरो नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ए वेक्टर मैं इसमें माइनस ए को ऐड करूंगा तो ये जीरो वेक्टर बनेगा, तो इसको ऐसे ही लिखना है। तो जीरो वेक्टर मतलब सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। अब एक हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से पता चल रहा है, पहले जीरो वेक्टर था मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो था, अब यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट मतलब वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो। ठीक है, न्यूमेरिक वन हो। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called a unit vector। अब देखो कोई भी जो वेक्टर होता है, वेक्टर में दो चीज होती है, क्या क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मतलब मैं वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये होता है वेक्टर। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड को मैंने वन कर दिया, इसको कर दिया वन, क्या कर दिया? वन। बचा क्या? वेक्टर में मैग्नीट्यूड को वन कर दिया तो बचेगा क्या? बचेगा उसमें सिर्फ डायरेक्शन। तो जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसमें बचता क्या है? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर में क्या बचा? बस डायरेक्शन बचा। मतलब यूनिट वेक्टर किस काम में आएगा? डायरेक्शन शो करने के काम में आएगा। तो यूनिट वेक्टर किस काम के आता है? डायरेक्शन के लिए। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब उसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आता है हमारा यूनिट वेक्टर। और फाइंड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है मुझे। यूनिट वेक्टर मतलब बस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इधर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इधर भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे,
तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल, बचेगा क्या डायरेक्शन। मतलब यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लूंगा, वेक्टर में किससे डिवाइड कर दूंगा, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जैसे मान लो ए वेक्टर है और उसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे हम ऐसे, वेक्टर और उसके दोनों तरफ मैं पैरेलल ऐसे बार लगा दूंगा। ठीक है, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे शो कर सकते हैं कैप लगाकर, ध्यान रखना ये ऐसे कैप लगेगी, इसको रीड करेंगे ए कैप, क्या रीड करेंगे ए कैप, तो ए कैप इक्वल्स हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, कुछ नहीं लगाना। ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ है, तो नॉर्मल लेटर में सिंपली अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और स्पेशली कहीं बोल्ड लेटर्स में अगर लिखा होता है ऐसे, तो उसका मतलब वो वेक्टर ही है। तो यहाँ पे बोल्ड नहीं है, सिंपल है, तो या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और यहां से जाए तो वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा और किस काम में आएगा, डायरेक्शन शो करने के काम में आएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब ऐसे ही हम जो नॉर्मल हमारा सिस्टम जो होता है जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो उनको बोल देंगे हम नेक्स्ट बेस यूनिट वेक्टर्स। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन होती है हमारी, ये मान लो ये एक्स है इधर, ये इधर ले लिया वाई, और जेड ये हो जाएगा, ये जेड एक्सिस इधर इधर से जा रही है। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, इधर पॉजिटिव जेड है बाहर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड। तो ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, तो हम इसको जेड एक्सिस को ऐसे बना देते हैं। अब एक भी डायरेक्शन शो करनी है, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर काम में आएगा, वाई डायरेक्शन को शो करने के लिए भी यूनिट वेक्टर काम में आएगा, जेड डायरेक्शन को शो करने के लिए भी यूनिट वेक्टर काम में आएगा। एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए काम में लेते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, या फिर ऐसे लिख दो आई कैप मींस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे वाई डायरेक्शन शो करना है तो इसके लिए काम में लेंगे जे कैप, जे कैप मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और इसके लिए के कैप यूज में लेंगे। ठीक है, सब स्मॉल लेटर्स हैं ये, आई जे के, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो बेस यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन। तो ये सब हमारे यूनिट वेक्टर्स हो गए, बेस यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हो। ठीक, इसके बाद लिख लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब किसी पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको यूज में लेंगे, एक्स वाई चाहो तो जेड भी ले लो, इसमें कोई भी एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन शो करनी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पर है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट कहां पर है, तो इसके लिए हम ऐसे वेक्टर बना देंगे ये, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मली आर से स्मॉल आर से नोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, आर वेक्टर। अब मान लो ये पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड,
तो ये जो ओपी वेक्टर जो बना हमारा, ओपी वेक्टर या फिर आर वेक्टर, इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको एग्जैक्टली लिखना कैसे होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए इसके थ्रू लिख सकते हैं। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पर होगा, इसके पॉइंट एक्स वाई जेड है। तो एक्स मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, जो पॉइंट हुआ ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और इसके साथ डायरेक्शन और लिखेंगे तो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन आई कैप। तो वेक्टर को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन एक्स आई कैप। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट के साथ, वाई कोऑर्डिनेट होता है मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। और जेड कोऑर्डिनेट ये मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ डायरेक्शन के कैप। तो इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। इसका अगर तो मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, ये लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होती है। नॉर्मली तुम बता सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी। तो दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ डिस्टेंस निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, या ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 है। तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। पर इसके तो 0,0,0 है तो सिंपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है उसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे उसके, ऐसे रूट आई के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना प्लस आएगा, जे के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो ऐसा क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए सपोज हमारे पास 2,3,6, ठीक है। और बोल दिया पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर सिंपली बता देंगे हम, कैसे बताएंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू, जो पहले लिखा हुआ है सबसे पहले वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उसके साथ क्या आएगा आई कैप, दूसरा जेड वाई कोऑर्डिनेट उसका जे कैप और इसके साथ के कैप। फिर तुमसे पूछा मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे रूट ओवर जो भी आई के साथ है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 49 मतलब 7। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 7, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास 7 आ गया। तो ये सिंपल ऐसे हम पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मतलब उससे पोजीशन पता चल जाएगी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पर है वो, तो इसको ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी बेसिक बता रहे हैं, फिर आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसे डिटेल में और अच्छा पढ़ते जाएंगे हम इसको। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में इतनी काफी है, या और भी जैसे कोप्लेनर होता है, मतलब एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स हैं उन सबको कोप्लेनर बोलेंगे। कोलिनियर, एक ही लाइन में बने हुए कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसकी अलजेब्रा, मतलब इसको एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स एडिशन होता है वो नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम रूल्स होते हैं कुछ, जैसे एक हो जाएगा ट्राइंगल रूल होता है, ट्राइंगल रूल में क्या वजह से मान लो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ऐसे ए वेक्टर, और उसमें हमें ऐड करना है दूसरा कोई भी जैसे बी वेक्टर को, इन दोनों को ऐड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ट्राइंगल रूल से हम कैसे ऐड करेंगे, तो ट्राइंगल रूल से ऐड करने का मेथड होता है ट्राइंगल की दो साइड्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनको ट्राइंगल बनाएंगे, उनकी दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से कि सेम मैनर में रहे। पहला वेक्टर और उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल, मतलब बी को उठा के यहां रख देंगे, तो बी को मैं ऐसे रख दूंगा। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये सेम ऑर्डर में चल रहा है, ये चला फिर ये चला।
अब इन दोनों का सम मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को शो करेंगे ट्राइंगल की थर्ड साइड से। इसको जो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए मुझे एक और साइड चाहिए, ये ऐसे बनेगी वो, यहां से ऐसे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को शो करेंगे ट्राइंगल की थर्ड साइड से। वो अपोजिट मैनर में जाएगी, ये ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे नहीं आएगी, मतलब ये साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं करेगी, वो ऐसे उल्टा जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये होता है हमारा सिंपल ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल से कैसे कर सकते हैं? ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का सम बताना है मुझे। तो ये इस ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इनका सम आएगा अपोजिट ऑर्डर वाला, ये ए प्लस बी। तो ऐसे हम ग्राफिकली इन दोनों के सम को शो कर सकते हैं। मैथमेटिकली बताएंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम दूसरे रूल से निकाल लेंगे। तो एक तो हो गया ट्राइंगल रूल, ये ट्राइंगल रूल होता है सिंपल हमारा ऐड करने का। दूसरा होता है सेकंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रूल से हम कैसे बनाएंगे? फिर ये दो ही वेक्टर है ए और बी, इनका मुझे निकालना है सम। तो मैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? इस तरह से बनाऊंगा। ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर को उठाकर यहां रखेंगे इस जगह पर, एडजेसेंट साइड, ये ऐसे, क्योंकि दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर है। तो बी वेक्टर ऐसे बनाएंगे। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों की टेल एक ही जगह से मिल रही है। अब इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, तुम्हें कैसे करेंगे कंप्लीट? इसके पैरेलल इक्वल लेंथ लाइन यहां बनाएंगे, इसी की इक्वल लाइन होनी चाहिए लेंथ में और पैरेलल दिखनी चाहिए। और ऐसे ही बी के पैरेलल यहां पे एक लाइन बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बन गया ये हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है, मान लो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इनका सम दिखाना है मुझे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए यूज में लेते हैं हम ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये डायगोनल जो होगा ये वाला, ये ए प्लस बी आएगा। ये डायगोनल क्या आएगा? ये आएगा ए प्लस बी। देखो ये सेम है, ट्राइंगल की तरह ही सेम बना है। वहां पर बी वेक्टर मैंने यहां रखा था, ये बी वेक्टर यहां रखा था पहले, ये बी वेक्टर यहां था। तो ए, फिर ये बी, और ये उतनी लेंथ आएगी। पैरेललोग्राम से भी सेम वही आएगा, पैरेललोग्राम से भी वही आ रहा है, ट्राइंगल से वही आ रहा है। तो दोनों से सेम वैल्यू हमें मिलेगी। ऐसे नहीं कि ट्राइंगल से अलग मिलेगा, पैरेललोग्राम रूल से अलग मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों से हमें सेम मिलेगा। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों का एडिशन हो गया। अब इसको हम मैथमेटिकल इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी उसके लिए बनाते हैं, इधर बनाते हैं थोड़े। तो ये बना लिया मैंने ए वेक्टर इधर, ये बना लिया बी वेक्टर, ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम, और ये इनका एडिशन हो गया। और इनके एडिशन को मान लेते हैं हम आर वेक्टर मान लेते हैं, ए प्लस बी, आर फॉर रिजल्टेंट। अब मान लो ए और बी के बीच में ये एंगल है थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है। और ध्यान रखना वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होता है, फिर डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होगा वही वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। जैसे मैंने ए वेक्टर ये इधर है, ये बी वेक्टर ऐसे बना हुआ है, इनके बीच में एंगल पूछा, तो बी वेक्टर को तुमने उठा के यहां रख दिया, तो ये एंगल नहीं है दोनों के बीच में, दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल, ए जा रहा है इधर, बी जा रहा है इधर, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल ये वाला हुआ, तो ये एंगल होता है। दोनों के एरोज, एक का एरो इधर जा रहा है, एक का एरो इधर जा रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है, ये नहीं है वेक्टर्स के बीच का एंगल। वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होगा, एक एरो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगल्स बिटवीन द वेक्टर, उनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसको मान लिया हमने यहाँ पे थीटा है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल थीटा। अब वैल्यू निकालेंगे आर की, कैसे वैल्यू आएगी? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ 90 डिग्री, ठीक है।
अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये और ये इन दोनों लाइन के बीच एंगल थीटा है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इनका नाम लिख देते हैं, जैसे उसको P मान लेते हैं। स्मॉल a b c d ऐसा लिख लेते हैं। अब देखो ये वेक्टर है तो इसकी लेंथ जो होगी वो b के इक्वल होगी, तो इस लेंथ को मैं b के इक्वल लिख सकता हूँ। ये b से d की जो लेंथ है ये वाली, ये b के इक्वल होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें cos थीटा sin थीटा आता है तुम्हें, तो देखो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा हमारा इस वाले ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन BD, ठीक है। तो BC का वैल्यू क्या आएगा, BC इक्वल से BD cos थीटा, और BD का वैल्यू मुझे पता है, BD की लेंथ किसके इक्वल है, B के इक्वल, मतलब BC किसके इक्वल आ गया, B cos थीटा के। ऐसे sin थीटा अगर मैं लिखूंगा तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस CD अपॉन BD, फिर CD की वैल्यू हो जाएगी BD sin थीटा और B का वैल्यू D sin थीटा। तो CD की वैल्यू D sin थीटा आ गई, इसकी लेंथ B cos थीटा, इसकी लेंथ B sin थीटा। अब हम ध्यान देते हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल पर, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल से ध्यान देने से पहले मैं AC का वैल्यू लिख लेता हूं। AC देखो, A से C की लेंथ, तो AB की लेंथ कितनी है, इसके मैग्नीट्यूड मतलब A के इक्वल, और BC लेंथ किसके इक्वल है, B cos थीटा के। तो AC को क्या लिख देंगे, A प्लस B cos थीटा, यहां से यहां तक क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस B cos थीटा, ठीक है। और CD तो मिली है B sin थीटा। नाउ इन ट्राइंगल ACD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल AB, ACD, इसमें निकालेंगे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या है, AD स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AD मतलब इसका लेंथ, R का मैग्नीट्यूड R स्क्वायर, AC मतलब ये लिखा हुआ है A प्लस B cos थीटा इसका स्क्वायर, और CD क्या है, B sin थीटा इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, कैसे करेंगे, ये A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर और ये B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर A स्क्वायर को कैसे रहने देंगे, इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो B स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो ये R स्क्वायर ऐसा दिखेगा, A स्क्वायर फिर B स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर आ जाएगा 2AB cos थीटा। तो R की वैल्यू मिल गई मुझे रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, ये तुम्हें याद रखना, ठीक है। इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A को ऐड किया प्लस B को ऐड किया, और ये पैरेलल लाइन मतलब मैग्नीट्यूड। तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, वेक्टर एडिशन के मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ निकालनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट की लेंथ क्या होगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है।
अब इसके डायरेक्शन में निकालेंगे, डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर वेक्टर से कितना एंगल पर है, तो इस एंगल को निकालेंगे। तो इस एंगल के लिए फिर वही बड़ा वाला ट्राइंगल यूज में करते हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी tan अल्फा निकालो, tan अल्फा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन ए सी, और सी डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, सी डी का वैल्यू था हमारा बी, नहीं सी डी तो ये है ना, तो सी डी का था, सी डी था हमारा बी साइन थीटा था, और ये था ए प्लस बी कॉस थीटा, ए सी का वैल्यू। तो ये आ गया हमारे tan अल्फा। तो इससे हम एंगल भी निकाल लेंगे। ध्यान रखने का तरीका क्या है, जिससे एंगल निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं जिससे ए वेक्टर से, एंगल किससे निकाल रहे हैं, ए वेक्टर से निकाल रहे हैं। तो जो दूसरा वाला वेक्टर होगा उसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं उसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा, मतलब ए के साथ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ आएगा, बी के साथ। तो बी के साथ ऊपर साइन थीटा आएगा, नीचे कॉस थीटा आएगा, और उसमें ए को सिंपल ऐड कर देंगे। जैसे मान लो तुम्हें ये वाला एंगल अगर निकालना था, ये वाला एंगल मान लो बीटा है, तो इसको देखो डायरेक्टली मैं कैसे लिखूंगा, tan बीटा। एंगल किससे निकाल रहे हैं, बी के साथ। तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ आएगा, ए के साथ। तो ऊपर आएगा ए साइन थीटा, नीचे आ जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। तो जिसके साथ एंगल निकाल रहा हूं मैं उसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा, दूसरे वाले के साथ साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो ऐसे हम इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम रूल हो गया। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए और साथ में डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये पैरेललोग्राम रूल हो गया। और एक और रूल होता है इसमें, थर्ड, इसमें हमें बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब एक से दो से ज्यादा, ए वेक्टर बी वेक्टर से दो ही वेक्टर थे, मान लो ज्यादा वेक्टर, तुमको ऐड कैसे करेंगे। तो इसके लिए पॉलीगन लॉ होता है। पॉलीगन लॉ में जैसे मान लो मुझे ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, एक और लेते प्लस ई वेक्टर, ठीक है। और ये सारे वेक्टर्स जो है एक पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो ए वेक्टर ये ऐसे हो गया, इधर हो गया बी वेक्टर, ऐसे हो गया सी वेक्टर, ऐसे हो गया डी वेक्टर, और ऐसे हो गया ई वेक्टर। ये पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे वेक्टर्स। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, और ये सेम ऑर्डर में आनी चाहिए, देखो सेम ऑर्डर में। तो इन वेक्टर्स का जो सम होगा वो एक लास्ट साइड से होगा जो अपोजिट ऑर्डर में आएगी, ऐसे आएगी, इसको हम एफ फैक्टर बोल देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये एफ फैक्टर की इक्वल होगा। एक्चुअल में कुछ भी नहीं, ट्रायंगल को थोड़ा हमने बढ़ा दिया। कैसे, ट्रायंगल में ए और बी लेते थे और उनका रिजल्टेंट कैसे बना देते थे, ये ए चला ये बी चला, तो अपोजिट में ऐसे बना दिए, ठीक है। मान लो चार वेक्टर है, तीन वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम निकालना है, तो ये ऐसे इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इसका प्लस इसका, ये इसको लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। मान लो इन चारों का सम निकालना है, तो ऐसे बना देंगे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन चारों का सम ये है। और ऐसे ही इनका सबका सम ये हो जाएगा एफ वेक्टर, ठीक है। और अगर मान लो फोर्थ वेक्टर ऐसे बन गया, मतलब ये लास्ट वाला वेक्टर, फोर्थ नहीं लास्ट वाला वेक्टर ऐसे बन गया, एफ वेक्टर ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो हमने क्या किया, देखो ये इधर आया था, इसको उल्टा कर दिया, इन सब का जो सम होगा ये जीरो होगा, मतलब घूम फिर के जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गए, वेक्टर्स की फॉर्म में घूम फिर के जहां से स्टार्ट हुए, तो इन सब का जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं घूम फिर के वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे
वेक्टर से स्टार्ट हुए, घूम फिर के वहीं आ गए, तो उनका सम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलीगन लॉ होता है हमारा ये वाला, इस तरह से इसको पॉलीगन लॉ को लिख सकते हैं। तो ये एडिशन हो गया। अब एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कहां पर काम में आता है एडिशन हमारे, वेक्टर एडिशन। तो जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर 30 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है इधर 40 न्यूटन का। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर लेते हैं 90 डिग्री एंगल, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो नेट फोर्स के लिए क्या बनाऊंगा, यहाँ पे फिर वही पैरेललोग्राम बनाऊंगा। तो पैरेललोग्राम यहाँ पर रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। अब ये दोनों के एंड्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो डायगोनल जो बनेगा ये इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। डायगोनल किसको शो करेगा, रिजल्टेंट को। और इस केस में तुम डायरेक्टली बता सकते हो, ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50। और इसको चाहो तो तुम फॉर्मूला से भी बना सकते हो। फॉर्मूला मतलब रिजल्टेंट फोर्स, इसको मान लो ये F1, ये F2, F1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या किया, ए और बी की जगह F1 F2 लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, cos 90, और cos 90 तुम्हें पता होगा cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। तो इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 का वैल्यू 30, F2 का वैल्यू 40, और ये आ जाएगा 50। 50 आ गए, इसमें तो हम डायरेक्टली बता सकते थे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये पॉइंट है, इस पर जैसे ये बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, एक इधर और दूसरा भी इधर ही लग रहा है 40 न्यूटन का। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो देखो दो वेक्टर्स पैरेलल है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो एक ही डायरेक्शन मतलब एंगल 0 हो जाएगा। इस केस में फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसको 1 लिख देंगे, तो ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, तो ये हमें किसकी तरह दिखेगा, ये दिखेगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा f का वैल्यू F1 प्लस F2, और ये मैक्सिमम मिलेगा मुझे हमें। तो जब दो वेक्टर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 40 प्लस 20 60। तो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली निकालेंगे 60 न्यूटन। अब मान लो थर्ड एग्जांपल, इधर लग रहा है 40 और इधर लग रहा है 20। 40 इधर लगा रहा हूं, 20 इधर लगा रहा हूं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू, तो मैंने डायरेक्टली याद रखने के लिए कहा था cos 180 होता है -1, तो इसकी वैल्यू जब मैं -1 रखूंगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये माइनस। अभी जहां पे लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये F1 माइनस F2, और ये मिलेगा मुझे मिनिमम। तो दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 माइनस 20, तो जाएगा 20 न्यूटन। और डायरेक्शन जो आएगी, डायरेक्शन जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उधर,
मतलब इधर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, इधर कम लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बॉडी उधर ही जाएगी। तो 40 माइनस 20 न्यूटन जाएगा और 20 न्यूटन से उधर जाएगी। दो वेक्टर्स अपोजिट में, तो मिनिमम फोर्स, मिनिमम रिजल्टेंट, सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क? Two forces of same magnitude (20 Newton) are acting at a point at angle theta. Then resultant force will be, if theta has values, पहली वैल्यू है 0 डिग्री, मतलब एक आंसर इससे मिलेगा हमें, दूसरा आंसर 60 डिग्री, 60 डिग्री से मिलेगा थीटा की वैल्यू, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 90 डिग्री, फोर्थ हो जाएगा 120 डिग्री, और लास्ट वाला हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन सब एंगल्स पे तुम्हें क्या बतानी है? वैल्यूज बतानी है, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या क्या आएगी, और साथ में डायरेक्शन भी बताना है, मतलब डायरेक्शन किधर होगा। इनमें से एक मैं बदलता हूँ, 60 डिग्री वाला मैं बदलता हूँ, बाकी 0, 90, 120, 180 ये अलग अलग एंगल बनाकर तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच में एंगल ले रहे हैं। सबसे पहले 60 डिग्री, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं मैं कैसे करेंगे। देखो डायग्राम बनाना है, 20 न्यूटन बना दो एक, और दूसरा भी 20 न्यूटन है और 60 डिग्री एंगल। ठीक है, अप्रॉक्स तुम्हारे हिसाब से 60 डिग्री बना लो, ये मान लो ये 60 डिग्री है, और दूसरा ये 20 न्यूटन है, दोनों 20 न्यूटन है, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे बनाना, दोनों की लेंथ भी सेम सेम दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ऐसे बन गया पैरेललोग्राम। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ये बीच वाला, ये एफ। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, अब cos 60 की वैल्यू तुम्हें आनी चाहिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। f1 20 स्क्वायर, f2 20 स्क्वायर, 2 20 इंटू 20, और cos 60 डिग्री 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या मिलेगा मुझे, 20 स्क्वायर ही मिलेगा। ये कैंसिल हो गया, 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर 3 बार आ रहा है, मतलब इसको लिख देंगे 3 इंटू 20 स्क्वायर, 320 स्क्वायर, और 20 स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूँ रूट के, तो ये ऐसा दिखेगा F इक्वल्स टू 20√3 न्यूटन। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया। ये क्या आया, किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों में से, दोनों अगर सेम है तो किसी एक का मैग्नीट्यूड, और उसको क्या कर दिया, √3 टाइम्स कर दिया मैंने, 20√3। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली हम ध्यान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, किसी एक का लेंगे मैग्नीट्यूड और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। तो हमेशा 20√3 मिलेगा 60 के केस में, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब देखो डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या है ये। तो डायरेक्शन के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, tan अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, tan अल्फा। तो इसके साथ निकाल रहा है एंगल, इसके साथ sin थीटा cos थीटा आएगा, मतलब 20 के साथ 20 sin 60 अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। सॉल्व कर लो, ये √3/2 होता है, ये 1/2 होता है, ऊपर तो गए tan √3, सॉल्व करेंगे, और ये 20 प्लस tan
30, 0 0 कैंसिल, √3/3 या फिर 1/√3। तो tan अल्फा 1/√3, तो अल्फा क्या आ जाएगा, tan थीटा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पर। मतलब ये वाला एंगल कितना आया, 30 डिग्री। पूरा कितना है 60, तो ये भी 30 आएगा। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच में से जाएगा, इस एंगल को दो टुकड़ों में बांट देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ये भी 30, ये भी 30। तो ये थीटा एंगल है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो थीटा/2 ऐसे डिवाइड कर देगा। तो डायरेक्टली हम बता सकता हूँ, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों के अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ये एंगल 60 डिग्री, तो मैं बता सकता हूँ इससे भी 30 होगा और इससे भी 30 पर होगा रिजल्टेंट। अब तुम्हें क्या करना है होमवर्क में, 0 डिग्री वाला खुद से करना है, 90 वाला, 120 वाला, 180 वाला, और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अभी तो एडिशन हो गया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं अलजेब्रा में। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये काम में कहां पर आता है, जैसे एडिशन तो रिजल्टेंट निकाला है, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों के रिजल्टेंट क्या आएंगे, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब सब्ट्रैक्शन काम में आता है हमारा जहां पर चेंज निकालना होता है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, जैसे इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। और एक्सेलरेशन में भी काम में आता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये पढ़ा हुआ 9th क्लास में। तो चेंज यहाँ पर मतलब सब्ट्रैक्शन काम में आता है हमारे, माइनस करना कहाँ पर, जहां पर हमें चेंज फाइंड करना होता है, कितना चेंज हो रहा है वेक्टर, वहां पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और भी जगह काम में आएगा जहां पर हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ सब में। तो अभी सीखते क्या है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, ये एक तरह से एडिशन ही है। जैसे मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये है कुछ भी नहीं, ये ए वेक्टर में क्या करना है, -b को ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही होता है। क्या करते हैं, उसमें नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे मैं tan में ऐड कर रहा हूं किसको, -5 को, तो इसको नॉर्मली हम tan -5 लिख देते हैं और ये 5 के इक्वल आ जाता है। tan में -5 को ऐड करना है, तो ये ऐसा होता है। तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से क्या है, एडिशन ही है, तो हम करेंगे एडिशन ही, यहाँ पर भी रूल भी वही लगाएंगे सेम, तो उसको हम फाइनली सब्ट्रैक्शन बोल देंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं, ये मान लो ए वेक्टर है इधर, और ये है हमारा बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है, a माइनस बी। तो देखो b वेक्टर तो है, मुझे -b चाहिए, तो वेक्टर का नेगेटिव अपोजिट, नेगेटिव मतलब अपोजिट, तो अपोजिट वेक्टर कैसे मिलता है, लेंथ उतना ही रखेंगे, बस एरो के डायरेक्शन चेंज कर देंगे। मतलब इसको मैं ऐसे अगर बनाऊंगा इसके पैरेलल, ठीक है, और एरो इधर कर दूंगा, इसको बोल सकता हूं मैं -b। ये इधर भी है तो इसको क्या बोल सकते हैं, -b, और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसे पैरेलल ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा -b वेक्टर। इधर भी है तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -b, ठीक है। अब ये a वेक्टर, ये -b वेक्टर, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन के लिए सिंपल पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो कैसे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा। और इसका जो इन दोनों के बीच से ये डायगोनल जो जाएगा, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, या a माइनस b। तो ये जो लाइन है ये a माइनस बी को शो करेगी। ये एंगल थीटा है और ये पूरा यहां से यहां तक, तो ये एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 है, ये थीटा है, ये 180 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा,
ये बचा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, वो थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, वही फॉर्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, a माइनस बी और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, तो कैसे लिखेंगे, रूट ओवर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, जितना b का मैग्नीट्यूड होगा माइनस b का भी उतना ही होगा, तो उसको b स्क्वायर प्लस 2ab जो स्क्वायर लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है माइनस 2ab cos थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड इसका, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, और एंगल निकाला है, ए वेक्टर से कितना एंगल बना है, इस एंगल को चाहो तो तुम अल्फा मान लो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला अल्फा है, ये वाला एंगल पूरा 180 माइनस थीटा है, और ये वाला अल्फा है, तो tan अल्फा हो जाएगा, इसके साथ निकालो तो cos थीटा sin थीटा इसके साथ आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड b और इसके साथ cos थीटा sin थीटा, तो sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। तो sin 180 माइनस थीटा, तो ये तो sin थीटा ही होता है, और ये हो जाएगा a माइनस बी cos थीटा, ये tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। कुछ नहीं करना, a प्लस बी जब था ऐड कर रहे थे तो यहाँ प्लस था, माइनस कर रहे थे तो यहीं माइनस होगा, ऐसे डायरेक्शन जब निकाल रहे थे तो सब यहाँ पर प्लस था, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे माइनस, इतना सा तुम कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब तुम इक्वेशन कर सकते हो होमवर्क के लिए, सिंपल सा, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ये इक्वल किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, इनका सम और इनका सब्ट्रैक्शन का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑप्शन में लिखना तो लिख सकते हो, ऑप्शन 0 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री और लास्ट 180 डिग्री। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो, ये होमवर्क हो जाएगा ये भी। तो वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स के बारे में एडिशन ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके आगे के जो भी होंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, कंपोनेंट निकालना वेक्टर्स के, उनको भी पढ़ेंगे, तो उन सबको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में। तो आज इतने ही पढ़ेंगे वेक्टर्स में, दोनों का सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इनको सॉल्व करना है तुम्हें, इतना सा कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आंसर क्या आएगा, और जो भी डाउट है या फिर तो उनको अपने सारे हेमंत सर उनसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।